आज हम लोग पॉलिटी के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यूपीएसआई और यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करना है। संविधान सभा की जो समिति थी और उसके जो हेड थे किसके अंतर्गत थे। पहला है कि मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, उसके जो हेड थे वो कौन थे, वो वल्लभ भाई पटेल थे, मतलब ये सही है। दूसरा है प्रक्रिया के नियम संबंधी समिति, तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य समिति जो थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे। व्यापार समिति का जो क्रम था वो के एम मुंशी थे, तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संविधान के निर्माण के समय कितनी बड़ी समितियां थी, तो 7 है, 8 है, 10 है या 5 है। तो कुल 8 जो है वो बड़ी समितियां संविधान निर्माण के समय में बनाई गई थी। ये जो 8 समितियां ये आप देख सकते हैं, एक तो यूनियन पावर्स कमेटी थी जिसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा था संघ की संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स जो राज्य कमेटी थी उसके जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय जो संविधान समिति थी उसके सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति और सरदार पटेल थे। मसौदा समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर साहब। और जो प्रक्रिया संचालन समिति और संचालन समिति, इन दोनों के जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कृष्ण का प्रस्ताव ब्रिटिश भारत के पहले के रुख से अलग था, जिसमें निम्नलिखित पहलुओं में से पहला है संविधान का निर्माण अब केवल भारतीयों के हाथ में होना था। दूसरा है इसने भारतीयों को अंतरिम अवधि में प्रशासन में एक बड़ा हिस्सा रखने की अनुमति दी, ये सही है। तीसरा है इसने भारत के किसी भी प्रांत को एक अलग संविधान रखने का विकल्प प्रदान किया, ये भी सही था। और जो पहला है संविधान का निर्माण जो कृष्ण मिशन में कहा गया था वो केवल भारतीयों के ही हाथ में, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विधानमंडल का मतलब दोनों चीज़ें आ गई, विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ पे कोई विधान परिषद है, और राज्यपाल भी। पहला कह रहा है कि भाग जो 17 में कुछ भी होते हुए भी लेकिन अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, ठीक है, एकदम सही है। दूसरा है कि विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। ये भी आपने देखा होगा कि कई बार जब संसदीय कार्यवाही होती है तो कई बार लोग कहते हैं कि हाँ महोदय मैं इस भाषा में अपने मंतव्य रखना चाहता हूँ, तो वो उनका अलाउ कर देते हैं, अनुमति दे देते हैं। तो दूसरा भी सही है, बी वाला भी। तीसरा कह रहा है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जाँच करने का अधिकारी है, तो ऐसा नहीं, जो कि राज्य विधानमंडल है तो राज्य में क्या होता है, हमारा हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट भी इस चीज़ की जांच कर सकता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय ही जरूरी नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया थर्ड, केवल एक और बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 78। तो जो प्रधानमंत्री होता है उसका एक कर्तव्य होता है कि वो जो कार्य करता है, कार्य से संबंधित जो चीज़ें हैं उनकी जानकारियाँ राष्ट्रपति को बताता है कि हाँ महोदय ये चीज़ें हैं, ये अभी इस समय क्या नाम है राज्य में, यानी कि जो पूरा भारत है उसमें ये चीज़ें हो रही हैं। अगर किसी मामले को इंगित करता है राष्ट्रपति या पूछता है तो उसके बारे में भी जानकारी और ब्यौरा उसके समक्ष रखते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में है, पहला कह रहा है अनुच्छेद 52 में, दूसरा अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 78 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 78 में। तो अनुच्छेद 78 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री है वो कर्तव्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनकी जानकारी राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति से ही संबंधित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया, ठीक है। बाकी 61 और 75 जो है उसमें महाभियोग और जो मंत्रिपरिषद है उससे रिलेटेड है, इसका उससे नहीं। अगला है सिविल सेवकों के संदर्भ में आनंद के सिद्धांत का उल्लेख नीचे किया गया है, मतलब किस में कि भाई ये सिविल सेवकों के लिए इंजॉय है, मौज है एकदम। तो जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 311 है उसमें, या आर्टिकल 308 या आर्टिकल 301 या आर्टिकल 310। तो आर्टिकल 310 में सबसे पहले सामान्य बात 310 में कही गई है, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन में और भी सारी बातें जो है वो 311 में जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो लेकिन चूंकि आनंद के सिद्धांत के बारे में बात कहा गया तो सबसे पहले जो सामान्य चीज़ें वो 310 में स्पष्ट हैं, तो सही उत्तर होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310।
अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विधानसभा के संदर्भ में सोचना। कह रहा है वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। तो जो प्रथम सत्र होता है राज्यपाल का, वो सदन को जो संबोधित करता है, ऐसा कोई संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, बस ये एक परंपरा चली आ रही, तो ये रूढ़िगत ही है। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उससे उस विषय पर वो लोकसभा के नियम का पालन करता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जो है वो भारत की सबसे सुप्रीम सभाएं हैं। तो जब ऐसा कोई नहीं होता तो उसी का जो ट्रेडिशन होता है उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई और नियम नहीं है। तो सही ऑप्शन 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है कि अभिकथन है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद 3 सूचियां राज्य सूची सहित कि किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो केंद्र को ये पावर है, वो जब चाहे तब केंद्र पे बनाएगी, समवर्ती पे बनाएगी। इसके अलावा अगर वो चाहे तो राज्य सूची पर भी बना सकती है, उसका अपना पावर है। पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है संसद की ये शक्ति पुडुचेरी और दिल्ली तक भी फैली हुई, जिनकी अपनी स्थानीय विधायिका है। ठीक है, तो ये भी सही है, एकदम सही है भाई। संसद है, जहाँ चाहे वहाँ का बनाए, तो उसमें ऐसा थोड़ा है कि पुडुचेरी और दिल्ली अलग हो गए। अब कारण है और वो अभिकथन है। तो अब ये कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। इसमें क्या होता है कि या तो पहला देखा जाएगा कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, या दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो सही व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं। तो सही व्याख्या तब होती है कि जो कारण बताया जाए वो पहले स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे ये जो तीनों विषयों पर कानून बना सकती है, ये इसके कारण से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भाई अगर वो दिल्ली में भी फैली है तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वो तीनों पर बना सकता है। उसका दूसरा रीज़न है। इस वजह से दोनों कथन तो सत्य हैं, लेकिन जो उसकी व्याख्या है वो सही नहीं है। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं। जो कैग होते हैं उसका पूछ रहा है कि कितने साल तक रहेंगे, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो सही ऑप्शन होगा 6 वर्ष। ये 6 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अपेक्षित योग्यता निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा वो 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। तीसरा वो राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। या चौथा उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब पूछ रहा है इनमें से कौन कौन सा सही है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि भाई भारत का नागरिक होना ही होना आवश्यक है। तो पहला एकदम सही है। अब पहला चूँकि जिसमें नहीं दिया गया है तो वो हट जाएगा, यानी चौथा हट गया। दूसरा कह रहा है वो 5 वर्षों तक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी कि वकील रहा हो। तो दूसरा भी सही है, यानी कि पहला भी हट गया ऑप्शन से। तीसरा वो राष्ट्रपति के न्यायविद भी होना चाहिए। तो तीसरा 1, 2, 3 तो होगा ही होगा। सॉरी, हाँ 1, 2, 3 होगा। अब कह रहा है उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है एज के बारे में कि हाँ 35 वर्ष होना आवश्यक है। अगर ये जो 3 योग्यताएं हैं, अगर उसको कोई 35 साल से पहले भी पूरा कर लेता है, वैसे बहुत लेट तक लोग कर पाते हैं, लेकिन अगर पहले भी कर लेता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सेकंड होगा 1, 2 और 3। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है। पहला है जनमत, दूसरा है पहल, तीसरा है प्रत्याहन और चौथा है जनमत संग्रह। तो ये जो चारों के चारों हैं, चारों लोकतंत्र के उपकरण हैं। जनमत कराना, इनिशिएटिव लेना, प्रत्याहन करना, जनमत संग्रह कराना, ये सारे हैं। सही ऑप्शन होगा 4, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि निजता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निजता का अधिकार अबाध्य लेकिन निरपेक्ष नहीं है। तो भाई निजता का अधिकार अबाध्य है, अबाध्य कैसे है भाई, बाध्य क्यों नहीं है। तो पहला वैसे ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है केस पुट्टुस्वामी बनाम भारत सन 2017 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार के मामला के मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो ये केस पुट्टुस्वामी केस ही नहीं था, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा है निजता का अधिकार भारत संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत या अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है। तो तीनों नहीं सही हैं। सॉरी, एक सेकेंड, कितने सही हैं। तो ये केवल तीसरा नहीं सही है,
निजता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के 21 में है, और ये आया था पोट्टोस्वामी में, अबाध है लेकिन निरपेक्ष नहीं है। हाँ ठीक है, तो इसमें केवल 2 ही सही, यही 2 सही हैं, ठीक है। केवल तीसरा वाला गलत है, सॉरी वो गलती होगी थोड़ा, इसमें ध्यान रखेंगे। जो PS पोट्टोस्वामी था इसमें निजता के अधिकार की बात की गई थी, और ये अबाध है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है सही में। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो है UPSC के बारे में विचार करना कि सरकार एक सिविल सेवक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते समय केंद्रीय सतर्कता CBSE और UPSC दोनों से परामर्श करती है। ठीक है, UPSC द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। UPSC से सिफारिश सरकार को कभी बाध्यकारी नहीं है, तो पहला ही केवल सही है। अगला देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, ये भी सही है। तो यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन ए और 2 सही है। अगला कि स्तंभ और 2 में मिलान करना है, तो पहला है अनुच्छेद 153। तो ये पूछ रहा है किससे मिलान होगा, तो अनुच्छेद 153 में क्या है, 154 में क्या है, 155 में क्या है, 156 में क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जो अनुच्छेद 154 है वो कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी कि राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकरण को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। और 153 में जो है राज्यपाल का कार्यालय का अधिदेश है, और 155 है उसमें कहता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। 156 में कहता है कि राज्यपाल का अवधि क्या होगा, तो सही ऑप्शन सेकंड होगा। अगला है मई 2023 में कौन ऐसा था जो कैग को 2024 से 27 तक 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए WHO के महालेखा परीक्षक के रूप में पुनः चुना गया है। कैलाश वाद्युशिवन, KK वेणुगोपाल, सुशील चंद्रा, GC मुर्मू। तो जो GC मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हीं को कैग के 2024 से 27 के लिए फिर से चुना गया है। अगला है किस भारतीय संविधान संशोधन में अधिनियम में अनुच्छेद 31 और 31 भी शामिल किए गए हैं। पहला संशोधन अधिनियम 1951, दूसरा संशोधन अधिनियम 1952, चौथा संशोधन अधिनियम 1955 या तीसरा संशोधन अधिनियम 1954। तो सही ऑप्शन होगा पहला संशोधन अधिनियम 1951, इसी में 31 और 31 भी जोड़े गए हैं। तो जब आप संविधान संशोधन जितने पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। अनुच्छेद 26, तो अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, तो ये A का 3 हो जाएगा। A के 3 में 3 है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 40, ये भाई ग्राम पंचायत के गठन से है, तो A का 3 और B का 4। A के 3, 4 और B 4 में 2 ऑप्शन 1 और 2 आ रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगला अनुच्छेद जो है क्या नाम है 98, तो ये तो सचिवालय से है, तो इसका पहले ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 39 जो है संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन है उससे रिलेटेड है। अगला है राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकार विवेकाधिकार प्राप्त है। मतलब राज्यपाल का अपना खुद का विवेक का अधिकार है, संविधान द्वारा प्रदत्त है कि क्या करे क्या ना करे, ठीक है। उसके लिए वो किसी से बाध्य नहीं है, तो कौन सा है ये पूछ रहा है। पहला है राज्य विधानसभा का विघटन, जब मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है, किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति, या राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित करना, या अध्यादेश बनाने की शक्ति जब राज्य का विधानसभा सत्र में नहीं है। तो अध्यादेश तो राष्ट्रपति बनाता है। किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होने पे क्या कहेगा कि जो नेता जो मुख्य होगा उसको वो कहेगा भाई वो उसका अधिकार है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो अपना बहुमत सिद्ध करे, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री नियुक्ति अपने आप नहीं कर सकते। पहला है विघटन करना, जब मंत्रिपरिषद अगर बहुमत खो दिया है तो फिर ये खुद विघटन नहीं करेंगे। तो इसका जो संवैधानिक विवेकाधिकार है वो विवेकाधिकार ये है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संसदीय संप्रभुता को पढ़ाया था, तो मूल संरचना में संवैधानिक संप्रभुता होती है, संसदीय संप्रभुता जिसे कुछ नहीं है। पहला तो गलत हो गया। दूसरा है ये संशोधन के संसद की संशोधन शक्ति के दायरे में नहीं आता, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो संशोधन के शक्ति के दायरे में नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आता है। फिर अगला है कि केशवानंद भारती मामले के अनुसार न्यायिक समीक्षा मूल संरचना सिद्धांत का एक भाग है। तो न्यायिक समीक्षा जो है ये इससे ये नहीं, शायद गोलकनाथ है, गोलकनाथ और उससे आया था, इसमें केशवानंद भारती कोई नहीं। तो इसमें से कितने सही हैं, तो कोई भी सही नहीं है, केवल फर्स्ट सही है।
तो केवल यही है कि अच्छा हाँ ठीक है, ये होगा क्योंकि ये संसद की संशोधन शक्ति के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलना चाहिए, केवल यही सही है, बाकी और कोई नहीं सही है। और ये तीसरा जो है वो तीसरा स्टेटमेंट। अगला देखते हैं, मौलिक कर्तव्य में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? आध्यात्मिक उत्थान, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद या जांच और सुधार की भावना। तो इसमें जो आध्यात्मिक उत्थान है इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में एक कानून है और इसलिए यदि यह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो इसे शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये किसमें कहा गया? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती, इंदिरा साहनी या गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया है अर्थ में एक कानून है, इसलिए यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो इससे शून्य घोषित किया जा सकता है। अगला B.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान की हृदय और आत्मा है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 32? तो सही ऑप्शन है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, कौन सा इसका बुनियादी ढांचे का हिस्सा है? ये दो पिछली बार भी किया गया था उसमें। भारतीय राजनीति का गणतंत्र स्वरूप, कल्याणकारी राज्य, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा। तो ये तो तीनों, संसद की संप्रभुता। फिर से आ गया तो ये नहीं होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 377, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 74? तो अनुच्छेद 74 के तहत वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अगला है, भारतीय संविधान कितने युग में सही है? तो भाग 1 कह रहा है नागरिकता, भाग 6 कह रहा है तो भाग 1 में नागरिकता नहीं है, भाग 1 में संघ, राज्य और उसके क्षेत्र हैं, भाग 2 में नागरिकता है। संघ सरकार जो भाग 7 में, भाग 6 में नहीं, भाग 6 में केंद्र सरकार जो है वो है भाग 5 में, क्योंकि भाग 4 में DPSP आ जाता है, 4A में जो है वो मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं, भाग 5 में केंद्र, भाग 6 में संघ, 7 में कैंसिल, 8 में फिर केंद्र और राज्य दोनों, 9 में फिर इधर आ जाता है पंचायत और 15 में निर्वाचन। तो केवल 2 युग में सही है। अगला प्रश्न है, संसद में संकल्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकल्प विधायी निकाय की भावना, इच्छा या कार्रवाई की औपचारिक अभिव्यक्ति है, ठीक है। संकल्प जो सदन की राय की अभिव्यक्ति है, संकल्प जिनका वैधानिक प्रभाव होता है और संकल्प जिन्हें सदन अपनी कार्रवाई में पारित करता है, संकल्प की श्रेणी है। तो ये दोनों सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दंड विधि विशेष रूप से भारत के संविधान की राज्य सूची का एक विषय, ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अधीन शामिल है। तो जो दंड है विधि विशेष रूप से राज्य सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का नहीं है। दंड विधि विशेष जो है भारत में कोई भी बना सकता है, मतलब केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है, लेकिन जो केंद्र का कानून है वो ज़्यादा प्रबल होगा। उसमें केवल जो सेकंड है वही सही है, लेकिन जो सेकंड है वो कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता कह रहा है ना, तो वो समवर्ती सूची का नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? संविधान का संघीय चरित्र, कानून का शासन, न्याय तक प्रभावित हो, संविधान का धर्म निरपेक्ष चरित्र। इसमें सारे हैं उसका हिस्सा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं कि 2 वक्तव्य हैं, इस पर अपना देखना कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है, राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो ये सही है और गलत है। अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने केंद्रीय विधायी को द्विसदनीय बना दिया। अधिनियम ने परिषद में 3 सदस्यों की नियुक्ति का स्पष्ट उल्लेख है, तो ये वो भी दोनों सही हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? आजीविका के पर्याप्त साधन सुरक्षित करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और कानूनी सहायता प्रदान करना, समान कार्य के लिए समान वेतन, धन के केंद्रीकरण पर रोकथाम। तो 39 ये ऐड किया गया था समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए, फ्री लीगल एड है इसी में, तो ऑप्शन सेकंड सही है। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में विचार कीजिए। कह रहा है इसे 25 जनवरी 1950 राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, को संविधान के तहत स्थापित किया गया था। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के चुनाव और राष्ट्रपति के कार्य संचालन, तो ये भी सही है। तीसरा, इसका राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में कोई सरोकार नहीं, तो ये भी सही है। तीनों जो स्टेटमेंट है सही है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का समुच्चय भारत संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? 352 से 307, 309 से 312, 343 से 351, 330 से 342। तो जो 352 से 360 है ये आपातकालीन से संबंधित है। इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो 352 है ये राष्ट्रीय आपात में आ जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात में आ जाता है। 352 के बाद 356 आता है, ये जो है राज्य है, राज्य वाला आ जाता है। और 360 जो है ये आर्थिक आपात जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, उससे आता है। 352, 356 इन दोनों का जो है प्रयोग हुआ है। आज तक 360 का कभी भी प्रयोग नहीं किया गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। 360 का प्रयोग कभी नहीं हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग नेक्स्ट अभी देख लेते हैं, इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ। किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति के लिए संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, राज्य में विधान परिषद के निर्माण के प्रस्ताव के लिए जो राज्य विधानसभा में भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो बी गलत है, यानी कि केवल ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, बिल्कुल सही है। शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है सरकार के सभी अंग स्वतंत्र है, तो केवल न्यायपालिका जो है इसमें स्वतंत्र है, ठीक है। और विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं है, क्योंकि विधायिका से ही कार्यपालिका लिया गया है, तो केवल 1 और 2। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन ने निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी? ये कहा कि अगर मान लीजिए कहीं ऐसा होता है कि कोई भी मौलिक अधिकार पे अगर कोई DPSP है और वो अगर लागू होता तो उसका मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं माना जाएगा। किस संशोधन में कहा गया? 42, 55, 44 या 43। तो सही ऑप्शन होगा 42वां संविधान संशोधन। अगला है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? पहला, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिनमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ सीमित होंगी। अब सीमित कर दिया या अवमानना के लिए दंड नहीं दे सकेगा, ये तो वही पहले में गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख भी होता है, लिखा है, अभिलेख न्यायालय नहीं है, तो ये भी गलत है। दंडित करने का कह रहा है वो अधिकार नहीं है, तो ये भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन की उसे जरूरत है नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र है, तो पहला ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, मिश्रित प्रणाली, पार्टी ब्लॉक मतदान। तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। अगला प्रश्न, भारत का अटॉर्नी जनरल कर सकता है, भाई कौन कौन सा सही है? लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा की समिति का सदस्य भी बन सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन केवल मतदान नहीं कर देता। तो जिसमें डी नहीं है वही सही है। तो डी तो 2 ऊपर में भी नहीं है, लेकिन ABC तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, गांधीवाद लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। इसमें पहला ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, यही सही है। देखिए, अगर इसमें ये रहता है कि राजनीतिक लोकतंत्र, गांधीवादी, तो किसी में सामाजिक राजनीतिक, लेकिन अब यहाँ सामाजिक और इकोनॉमिक दोनों ले लिया गया, लेकिन राजनीतिक भी होना चाहिए, कुछ राजनीतिक तो है नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए गांधीवादी प्लान तो ही है इसमें, लेकिन लोकतंत्र की बात हो रही है, प्लान की बात नहीं हो रही। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी संहिता या 39 में अभी पढ़ा है, ये का सेकंड होगा। अच्छा, ये के सेकंड में 2 और 4 आ रहे हैं, तो ये 1 और 3 तो हट गए पहले ही, अब समझ लो दोबारा 50-50 का यहाँ पे है। दूसरा है पर्यावरण की सुरक्षा, ये भी 48 में जोड़ा गया है, तो बी का फर्स्ट, ये तो सेकंड में ही है, सही ऑप्शन नहीं हो गया। काम करने का अधिकार ये तो 41 में ही दिया पहले, 9 स्मारक संरक्षण ये सब 49 में, ठीक है। अगला है, इसमें भी अवकथन और कारण कह रहा है, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो संघ की कार्यपालिकीय शक्ति भारत के राष्ट्रपति में बिल्कुल नहीं है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का
संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी एकदम सत्य बात है। वे देखना कि व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, इस वजह से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है, कार्यपालिकीय शक्तियाँ उसमें, ठीक है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन में व्याख्या नहीं कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जब तक कि वो फर्स्ट अभिकथन का व्याख्या ना कर दे। भाई अगर भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने की वजह से संघ की कार्यपालिकीय शक्तियाँ उसमें निहित होती तो फिर सही रहता। या इसकी जगह पे अगर यही होता कि भारत का राष्ट्रपति चूंकि अपॉइंटमेंट करता है इनका प्रधानमंत्री वगैरह से, तो इस वजह से कार्यपालिकीय शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं, ठीक है। तो ये सही रहता है कि सही व्याख्या कर। यहाँ पे क्या है, संवैधानिक प्रमुख होता है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की? अशोक मेहता समिति, नेहरू समिति, बलविंदर सिंह समिति या स्वर्ण सिंह समिति? तो सही ऑप्शन होगा स्वर्ण सिंह समिति। इसी ने 1976 में जो है सरकार को कहा था कि मौलिक कर्तव्य जो है वो ऐड किए जाना चाहिए। आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानूनों के समान अधिकार की प्रत्याभूति देता है? 14, 16, 17 या 15? तो अभी ये पता है, सिंपल सा क्वेश्चन, अनुच्छेद 14। 16 में क्या है, रोजगार से संबंधित। 17 अस्पृश्यता से। 15 क्या है कि भेदभाव नहीं होगा लिंग के आधार पर, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही था, 2 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा उसमें ब्लंडर मिस्टेक हुआ तो ध्यान रखेंगे, फिर भी उसको बाद में एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके जानने वाले हैं थोड़ा उसमें शेयर कर दें, जिससे कि और ज़्यादा एनर्जी के साथ चीज़ों को बताया जा सके और भी कंटेंट इसमें ऐड किए जा सके। धन्यवाद।